हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में अफवाह तंत्र। दोस्तों, उसमें हमने जो राजस्थान में अंतर प्रभावी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में दोस्तों हमने जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो राजस्थान से जिनका उद्गम होता हो या फिर जो अन्य किसी राज्य से उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश करके वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चंबल नदी को। विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेंगे, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ ये इसका संगम होता है, कितनी राजस्थान में ये बहती है, कौन से जिलों से बहती है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो पर स्किप ना करते हुए वीडियो पूरा देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखते हैं जो उद्गम है वो उद्गम है जानापाओ की पहाड़ी। कहाँ से इसका उद्गम होता है? जानापाओ की पहाड़ी से, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला है। वहाँ के जो एमपी है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की जो महू के निकट जो मानपुर के समीप है विंध्याचल पर्वतमाला, उसकी जानापाओ पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, उद्गम होने के बाद में हम देखेंगे दोस्तों इसका जो संगम है, कहाँ पे ये नदी जाके किसी बड़ी नदी में मिलती है। तो दोस्तों ये यमुना में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? यमुना में। और दोस्तों ये यूपी के मुरादगंज जो कि इटावा में है, वहाँ जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई देखेंगे हम, लंबाई कितनी लंबाई है इसकी? तो दोस्तों 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि राजस्थान में 135 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 135 किलोमीटर। और कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अब दोस्तों देखते हैं अफवाह क्षेत्र। दोस्तों जो ये अफवाह क्षेत्र है वो भारत के अनुसार देखेंगे कि भारत के अनुसार ये नदी कितने राज्यों में जाती है, बहती है। तो दोस्तों हम भारत के हिसाब से देख रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश जहाँ से इसका उद्गम होता है, उसके बाद में ये बहती है जहाँ राजस्थान में भी बहती है दोस्तों। उसके बाद में जहाँ पे इसका संगम होता है हमने देखा तो वो है यूपी में। तो इस प्रकार से हमने देखा ये 3 राज्यों में बहते हैं। उसके बारे में दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में कितने जिलों में बहती है। तो दोस्तों राजस्थान में जो जिले हैं वो दिख रहा होगा आपको, 6 जिलों में बहती है दोस्तों। तो वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। दोस्तों ये 3 नदियां हैं, लूनी नदी, बनास नदी और चंबल नदी, जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है दोस्तों, कितने जिलों में? 6 जिलों में। अब दोस्तों आगे देखते हैं चंबल नदी की जो सहायक नदियां उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों जो सहायक नदियां हैं चंबल की वो हैं मांगली, गुजाली, मेज, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध, परवन, गोड़ा फचाड़, बनास, ब्राह्मणी जिसे बामनी भी बोला जाता है, चाकन, कुनू, कुराल और सीप। दोस्तों ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मांगली, गुजाली, मेज, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध, परवन, गोड़ा फचाड़, बनास, ब्राह्मणी, चाकन, कुन्नू, कुराल, सीप, ये इसकी सहायक नदियाँ है। अब दोस्तों देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ, जैसे जिस प्रकार से हमने देखा राजस्थान में 6 जिलों में बहती है, वैसे मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्सों में बहती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जिसका अफवाह क्षेत्र है वो है महू, उज्जैन, शिप्रा और मंदसौर। इन जिलों में होकर ये बहती है। अब दोस्तों देखते हैं कुल अफवाह क्षेत्र। इसका जो कुल अफवाह क्षेत्र है वो 19,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 19,500 वर्ग किलोमीटर इसका कुल अफवाह क्षेत्र है। और दोस्तों कुल जल संभार आकार है इसका, वो कितना है दोस्तों? 1,43,239 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो कुल जल संभार आकार है। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसके बारे में जो मुख्य जानकारी है वो देखेंगे हम। दोस्तों भैंसरोगढ़ के जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पे सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है वो? चूलिया जलप्रपात है, जो 18 मीटर की ऊंचाई पे है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो भैंसरोगढ़ है, और भैंसरोगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। ये जो कि चंबल नदी पे बना हुआ सबसे जो जलप्रपात है ऊंचाई पे वो है चूलिया जलप्रपात, राजस्थान में, जो कि चंबल नदी पे। और दोस्तों देखते हैं सर्वाधिक जो सतही जल है वो भी चंबल नदी का ही है राजस्थान में, और सर्वाधिक अवनली का अपर्दन है वो भी सर्वाधिक है
वो है चंबल नदी। अब दोस्तों देखते हैं आगे, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों जो नदियां हैं, जिस हमने सहायक नदियां देखी यहाँ पे, जो जिनमें सबसे जो बड़ी सहायक नदी है चंबल की, तो वो है बनास। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं दाईं ओर से सबसे बड़ी जो नदी है वो है काली सिंध। कौन सी नदी है दोस्तों? काली सिंध। दोस्तों हम इन सहायक नदियों को चित्र के माध्यम से देखेंगे, आगे डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। अभी इनके तथ्यात्मक रूप देख रहे हैं, बाद में चित्र के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों जो झालावाड़ में आहू व काली सिंध है, दोस्तों झालावाड़ में आहू और काली सिंध पर जो संगम होता है उसे बोला जाता है समेला। समेला उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे काली और आहू सिंध का संगम होता है। संगम कहाँ पे होता है? झालावाड़। और झालावाड़ में जो जहाँ पे संगम होता है वहाँ पर राजस्थान का महत्वपूर्ण जलदुर्ग है गागरोन, वहाँ पर इसका संगम होता है। दोस्तों हम इसे चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। उपनाम है दोस्तों, जो चंबल नदी के उपनाम है कौन कौन से है देखते हैं। चम्रणवती, कामधेनु, जिसे राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है, बारहमासी नदी जो 12 माह लगातार बहती रहती है, और दोस्तों इसे वाटर सफारी भी बोला जाता है। अब दोस्तों देखते हैं डांग क्षेत्र, जहाँ पर बड़े बड़े टीले, ऊंचे ऊंचे टीले रहते हैं, सुनसान इलाके होते हैं, डाकू वो का इलाका रहता है, उसे डांग क्षेत्र बोला जाता है। और दोस्तों डांग क्षेत्र है वो जो कहाँ है, वो क्षेत्र है दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। यहाँ पे चंबल के किनारे डांग क्षेत्र है, जिनमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल की बात करें डांग क्षेत्र का, वो है सवाई माधोपुर में। और दोस्तों सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है प्रतिशत के हिसाब से डांग क्षेत्र का, वो है धौलपुर। और दोस्तों डांग की जो रानी कही जाती है वो करौली जिला को कहा जाता है। और दोस्तों चंबल व बामनी के संगम पे एक दुर्ग है राजस्थान का, वो है भैंसरोगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये भी है। दोस्तों अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब देखते हैं आगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे चंबल नदी, अब उसमें दोस्तों देखते हैं जो महाभारत में भी इसका वर्णन है। क्या वर्णन है दोस्तों चंबल के बारे में? कि चंबल के किनारे यज्ञ किया करते थे कौन? रतिदेव। महाभारत में वर्णन है चंबल के किनारे रतिदेव यज्ञ करते थे। उसमें क्या है दोस्तों? पशु की बलि दी जाती थी। अब दोस्तों देखते हैं जो चंबल क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जो चंबल क्षेत्र उसके बारे में बताया जाता है कि जो कौरवों के मामा शकुनी थे, उनके जो राज्य का हिस्सा थे, मतलब शकुनी के जो राज्य का हिस्सा थे वो चंबल का क्षेत्र था आसपास का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बताया जाता है चंबल किनारे जो कौरवों पांडवों का जो चौसर खेल हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? चंबल के किनारे कौरवों व पांडवों का जो खेल हुआ था वो कौन सा था? चौसर का खेल। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं श्रीमद् भागवत, जो कि चमनवती व नर्मदा के साथ उल्लेख हुआ है। चमनवती जो ये चंबल नदी है उसका जो नर्मदा के साथ क्या है उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवत में। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं जो द्रौपदी थी उसका जो यहाँ पे अपमान हुआ था, उसके बाद में उन्होंने अपमान का जो बदला इस प्रकार लिया कि चंबल पर श्राप लगाया। श्राप क्या था दोस्तों? कि यहाँ पे इसका पानी कोई नहीं पिएगा, और दोस्तों आबादी है वो चंबल के आसपास के क्षेत्र में आबादी नहीं होगी और ये सुनसान रहेगा। ये द्रौपदी ने अपमान में जो श्राप दिया था उसका प्रभाव है कि यहाँ पे पानी कोई नहीं पिएगा और आबादी है वो आसपास के क्षेत्र में नहीं बसेगी। उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये जो बातें हैं ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। हमने महाभारत में और कौरव पांडवों के मामा शकुनी का राज्य का हिस्सा थे, चंबल के किनारे कौरव पांडवों का चौसर का जो खेल हुआ था, श्रीमद् भागवत चंद्रवती का जो नर्मदा के साथ उल्लेख मिलता है, ये सब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं एमपी, जिसमें जो चंबल की सहायक, राजस्थान में तो हम देख लेंगे चित्र के माध्यम से किस प्रकार से कौन सी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम और कहाँ तक वो चंबल में प्रवेश करके उसमें मिलती है। लेकिन दोस्तों अब देख रहे हैं एमपी की जो चंबल की सहायक नदियाँ है, मध्य प्रदेश में ही मिलने वाली जो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है सिवान, सिवाना नहीं है दोस्तों, सिवाना तो बाड़मेर में है दोस्तों, ये है सिवान, रेतम और सिप्रा। ये वो नदियां हैं जो चंबल में मध्य प्रदेश में ही मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सहायक नदियां हैं चंबल की। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं चंबल नदी के किनारे जो अभ्यारण्य है उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये भी बना हुआ है चंबल के किनारे, और जवार सागर अभ्यारण्य ये भी चंबल के किनारे है, और भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य वो भी चंबल के किनारे है। दोस्तों अब जो चंबल पे जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। चंबल का जो त्रिवेणी संगम है वो है, उसे बोला जाता है रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट जो सवाई माधोपुर के पदरा गांव में
स्थित है, जिसे मीणाओं का कुंभ भी बोला जाता है। कौन कौन सी नदियों मिली हुई है दोस्तों इसमें? चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियों के जो संगम हुआ उसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जो कि रामेश्वर घाट पर। ठीक है दोस्तों, हम इन्हें चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे बाद में, अभी हम इनसे तथ्यात्मक रूप से देख रहे हैं। उसके बाद सर्वाधिक नलिका अपर्दन है वो कोटा में होता है। और दोस्तों ये नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करते हुए ये उत्तर की तरफ चलती है, उसके बाद में उत्तर में थोड़ी बहुत दूर चलने के बाद में ये पूर्व की ओर घूम जाती है और पूर्व में जाके यमुना में मिल जाती है, यूपी में। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं चंबल में संरक्षित जीव। यहाँ पे संरक्षित जीव भी है दोस्तों, कौन कौन से हैं? एक तो है घड़ियाल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं जिसे डॉल्फिन बोला जाता है, गांगे सुस। क्या है दोस्तों? गांगे सुस जो डॉल्फिन है। उसके बाद में दोस्तों ये है उदबिलाव, ठीक है। ये 3 है जो वहाँ पे संरक्षित रखे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एमपी व राजस्थान की ये सीमा बनाती है। और दोस्तों ये 2 अंतर्राज्यीय, राजस्थान के हिसाब से 2 अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और राजस्थान में सबसे सर्वाधिक हाईएस्ट यही है, सर्वाधिक यही बनाती है जो चंबल नदी है, एमपी व राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और दोस्तों हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि डैम है, जो इसका अर्थ होता है वो पानी को रोक के रखना है। और जो बैराज होता है, जैसे हम पढ़ेंगे कोटा बैराज हो गया, तो वो है पानी की सप्लाई करना, पीने के लिए जो पानी की है वहाँ पे सप्लाई करना, ठीक है दोस्तों, सिंचाई के लिए सप्लाई करना। तो दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम और देखेंगे आगे। दोस्तों अब देखते हैं, चंबल नदी को पढ़ रहे थे हम दोस्तों, अब इसमें देखेंगे आगे बांध परियोजनाएं। दोस्तों जो बांध परियोजना है चंबल पे वो देखेंगे। दोस्तों चंबल पे 4 बांध है। एक तो है दोस्तों गांधी सागर, ठीक है दोस्तों। एक है कोटा बैराज, एक है दोस्तों राणा प्रताप सागर, और एक है जवार सागर। ये चंबल नदी पर बने हुए बांध है, उनके बारे में दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो गांधी सागर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये गांधी सागर अकेला बांध है चंबल नदी का जो एमपी में है, बाकी जो तीनों हैं वो राजस्थान में है। तो दोस्तों गांधी सागर और कोटा बैराज, ये दोस्तों जो प्रथम बार बनाए गए हैं, जो प्रथम स्टेज पर, वो प्रथम चरण में वो बनाए गए हैं। दोस्तों जो प्रथम चरण की जो समय है वो है 1953 से 60, दोनों का 1953 से 60, गांधी सागर और कोटा बैराज। दोस्तों गांधी सागर ये है, और दोस्तों जो कोटा बैराज वो ऊपर है। ये दोनों बांध है जो प्रथम चरण में बनाए गए, जो 1953 से 60, दोनों के दोनों। अब दोस्तों इनमें बात जानते हैं कौन सी क्या इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, वो सबसे ऊंचा बांध है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर जो ऊंचाई की बात करें वो हाईएस्ट वो है गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में? वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है भानपुर तहसील के मंदसौर में। कहाँ पे? भानपुर तहसील के मंदसौर में ये बांध बना हुआ है। और दोस्तों इसके बारे में दोस्तों देखते हैं, जो जल विद्युत है वो कितनी क्या उत्पादन करता है। तो दोस्तों 23 मेगावाट, और ऐसे करके जो इसमें 5 यूनिट है, तो कुल हो गई इसकी 115 मेगावाट। और उसके प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कोटा बैराज। कोटा बैराज में देखते हैं चंबल का सिंचाई बांध है, इससे ओनली सिंचाई की जाती है, इससे जल विद्युत है वो नहीं की जाती, जल विद्युत बिल्कुल भी नहीं होती इससे दोस्तों। और दोस्तों नहरें हैं सिंचाई के लिए, बाईं तरफ नहरें हैं, वो उनका जो विस्तार है कोटा और बूंदी राजस्थान में ही है बाईं नहर, और दाईं नहर है दोस्तों वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है दोस्तों, और कोटा और बारा राजस्थान में भी है। और दोस्तों इसमें 14 लिफ्ट नहरें हैं दाईं तरफ, जिसमें 6 एमपी में जाती है मध्य प्रदेश में, और 8 जो लिफ्ट नहरें हैं वो कोटा बारा में जाती है। मतलब राजस्थान में 8 है और एमपी में 6 है 14 में से। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं आगे राणा प्रताप सागर, जो कि द्वितीय चरण में बना था। द्वितीय चरण कब? 1960 से 70, और ये राजस्थान में ही है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और प्रथम जो परमाणु विद्युत घर रावतभाटा को जल आपूर्ति करवाता है। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। और दोस्तों इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 43 मेगावाट, जिसमें 4 यूनिटें लगी है, तो 172 मेगावाट हो गए टोटल। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं जवार सागर, जो कि राजस्थान में ही है, और ये दोस्तों तृतीय चरण में बना हुआ बांध है 1962 से 73 के मध्य, जो कि चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है इसे। और दोस्तों इसकी जो विद्युत है वो 33 मेगावाट होती है, तो 3 यूनिट की इकाइयाँ हैं, तो 99
मेगावाट हो गई। इस हिसाब से देखें हम जो टोटल जो विद्युत हो गई इसकी, क्योंकि दोस्तों एक से विद्युत उत्पादन नहीं होता, इन तीनों से होता है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो टोटल हो गई वो 386 मेगावाट। उसमें से दोस्तों जो दोनों राज्यों में समान दी जाती है विद्युत, 193 मेगावाट राजस्थान को दी जाती है और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को दी जाती है। अब दोस्तों देखते हैं इसमें बांधों में क्या खास बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसमें ये खास बात है कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध हैं। 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध है दोस्तों, उनके बारे में देखते हैं। अगर आप यहाँ से, ये दोस्तों कोटा है और कोटा में 2 बांध है, जवाहर सागर भी यहाँ पे ही है, और दोस्तों राणा प्रताप सागर है वो है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो कोटा से आप जाओगे, कोटा से जवाहर सागर बांध पर जाओगे तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। और दोस्तों जवाहर सागर से आप राणा प्रताप सागर जाओगे तो 32 किलोमीटर की दूरी पे आप राणा प्रताप सागर पहुंच सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप 48 किलोमीटर की दूरी तय करके राणा प्रताप सागर से गांधी सागर बांध पहुंच सकते हो। दोस्तों इनकी टोटल दूरियों को हम अगर कैलकुलेट करें, टोटल करें तो 96, यानी कि आप लगभग 100 किलोमीटर के अंदर एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर 4 बांध मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं इसके चित्र के माध्यम से तो देखेंगे क्या होता है। दोस्तों एक बार ये भी देख लेते हैं, गाज उसे कहा जाता है वह नदी जो पहाड़ों को चीरते हुए वहां से निकल जाती है, अपना जल प्रभावित कर लेती है। तो दोस्तों ये राजस्थान को कुछ इस प्रकार से काटती है जैसे लगता है कि ये कोई गाज है। तो दोस्तों आगे अगली स्लाइड में देखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम देख लेते हैं चंबल नदी को चित्र डायग्राम के माध्यम से। दोस्तों ये जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर है। मानपुर के पास में जो विंध्याचल पर्वत है उसकी जानापाव पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास में 84गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। उसके बाद में दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में आती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे करके राजस्थान के 6 जिलों में बहकर ये यूपी यमुना नदी में मिल जाती है, मुरादगंज, इटावा। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों देखते हैं जो इसमें सहायक नदियाँ मिलती है वो कौन कौन सी है। पहले दोस्तों हम जो यहाँ से एमपी से निकलने वाली जो सभी नदियाँ हैं वो देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखते हैं कुन्नू जो एमपी से निकलती है और राजस्थान में सवाई माधोपुर में आके प्रवेश करके यहाँ पे सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं पार्वती को हालांकि हम बाद में और विस्तार से देखेंगे। पार्वती नदी है जो एमपी से निकलती है और वो सवाई माधोपुर में पालिया गांव में मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों एमपी से निकलने वाली परवन है दोस्तों, और एमपी से निकलने वाली नदी है नेवाज। ये दोनों नदियाँ झालावाड़ के नज़दीक मिलती है आपस में, और वहाँ पे झालावाड़ के पास में ये इसमें काली सिंध में मिल जाती है जो कि मानसी गांव से एमपी से निकलती है। और आहू और काली सिंध जो दोनों ही नदियाँ हैं वो एमपी से निकलती है, और ये नदियों के किनारे झालावाड़ में जो राजस्थान का जल दुर्ग है, कागरोन दुर्ग है। और दोस्तों आगर यहाँ पर परवन और नेवाज इसमें मिल जाती है झालावाड़ के पास में। और उसके बाद में दोस्तों ये नोटावा जो कि कोटा में आके चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जो इधर की साइड की नदियाँ हैं। दोस्तों ये है मेज नदी। तो दोस्तों मेज नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है, और दोस्तों इसी नदी में मांगली नदी गिरती है। और दोस्तों मांगली की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें है गोड़ा पचाड़। तो दोस्तों और मेज की जो सहायक नदी है वो मांगली, और मांगली की सहायक नदी है वो गोड़ा पचाड़ है। तो दोस्तों ये नदियाँ आके कोटा में आकर मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों अलीना है ये, वो मुकुंदरा की पहाड़ी से कोटा से निकलती है और कोटा में आकर लाखेरी स्थान पे मिल जाती है। और दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों चाकण। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, बूंदी से निकलती है और छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है, और आगे चाकण बांध बूंदी के नैनवा तहसील में यहाँ पे चाकण बांध है, और उसके बाद में ये सवाई माधोपुर में आके कर्णपुर के स्थान पर मिल जाती है चंबल में। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं बनास, जो कि बनास राजसमंद में है, और दोस्तों यहाँ से नदी आती है, और सीप भी आती है। और दोस्तों यहाँ पे जो है इसका संगम हो जाता है, त्रिवेणी संगम, बनास, सीप और चंबल का त्रिवेणी संगम हो जाता है रामेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे थे दोस्तों चंबल नदी। अब दोस्तों देख लेते हैं पार्वती नदी को छोटे तथ्यों के माध्यम से। दोस्तों अब हम देखते हैं जो पार्वती नदी है उसके बारे में। जो इसकी लंबाई है पार्वती नदी की वो 383 किलोमीटर है, और जो संगम है वो चंबल नदी में
पालिया सवाई माधोपुर में होता है इसका संगम। और अफवाह है दोस्तों राजस्थान के बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बहती है पार्वती नदी। और जो सहायक नदियाँ इसकी लहासी, अंधेरी, विलास, बरनी और बैतली, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चंबल नदी को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों आप बार बार बोल रहे थे कि चंबल नदी को विस्तार से पढ़ाओ, तो चंबल नदी को हमने विस्तार से पढ़ा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों वीडियो पे कमेंट करें, चाहे वो कमेंट अच्छा हो या बुरा, आप कमेंट करके बताइए कि हमने जो पढ़ाया वो आपके कितने समझ में आया और क्या हमने कोई कमी रखी, या आप और किसी अन्य नदी पे कोई वीडियो चाहते हैं। वैसे हमने जो नदियाँ पे है जो वीडियो है बना रखे हैं, राजस्थान का इतिहास हमने लगभग संपूर्ण कर रखा है। उसके बाद में दोस्तों हमने राजस्थान में जिले हैं वो पढ़ रखी है। और भी कोई जो भी वीडियो है आप नीचे कमेंट करें किसका वीडियो चाहिए, हम अगले कुछ दिनों में उसका वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।